बच्चे जुड़ चुके हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग बोलते हैं यस सर स्टार्ट कीजिए। मैंने शेयर कर दिया, सभी लोगों को बुला लिया है, तो मैं स्टार्ट करूं। तो 466 क्वेश्चन की बुक थी आपकी बायोलॉजी की, तो आज बायोलॉजी का लास्ट टर्न है, तो धज्जे उड़ाते हैं। चलिए इसकी फटाफट क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, 350 क्वेश्चन बेटा हम लोग कर चुके थे। याद रखिएगा हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके थे, तो हम लोग 350 क्वेश्चन कर चुके थे। एक बार मैं सबका नाम लेता हूं ताकि आप लोग बार बार ये ना कहें सर मेरा नाम नहीं लिया। आशुतोष मिश्रा, महेश कुमार, यज्ञेश चतुर्वेदी, छोटे बाबू, अभी राठौर, सुनील कुमार, सेवी दक्ष, अरविंद रावत, नितिन कोस्ता, प्रदीप कुमार, विपुल तिवारी, आनंद कुमार, आशुतोष मिश्रा, गौरव जी, अजय साहू, जय हिंद, जय हिंद, आशीष गुप्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। मतलब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम तक क्वेश्चन कर चुके थे, यानी 350 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 पार्ट में निपटाए थे बायोलॉजी के लूसेंट की किताब के। अब 351वां क्वेश्चन है, पहले देखने के लिए क्वेश्चन है लेकिन हमारे लिए एक टॉपिक है ना। तो हमारे लिए टॉपिक क्या है? टॉपिक है मस्तिष्क। तो अब मैं सबसे पहले आपको मस्तिष्क के बारे में समझाऊंगा और मस्तिष्क के बारे में समझाने के बाद, धन्यवाद उपेंद्र जी, अभी राठौर, आनंद राय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं अब आपको मस्तिष्क के बारे में समझाऊंगा बेटा, समझिएगा। पढ़ाया जाए, जल्दी बताइए, पढ़ाया जाए, देखते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका आंसर आता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। समझिएगा सबसे पहला पार्ट आता है आपका तंत्रिका तंत्र। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार समझिएगा। शरीर के सभी अंगों के बीच, जो भी अंग कार्य कर रहे हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य या शरीर के प्रत्येक भाग को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर है तंत्रिका तंत्र करता है। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक होता है ब्रेन मस्तिष्क और एक होता है मेरु रज्जु। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, यदि आपसे कह दिया जाए कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आएगा न्यूरोलॉजी, है ना। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आएगा न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। अब तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? लोग न्यूरॉन और नेफ्रॉन में परेशान हो जाते हैं। देखो बेटा, जो नेफ्रॉन है वो किडनी की इकाई है ना, वृक्क की इकाई है, गुर्दे की इकाई है। लेकिन जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र की इकाई है ना। अब इस तंत्रिका तंत्र का अगर आप लोग चित्र देखें, यदि आप तंत्रिका तंत्र का चित्र देखें तो आपको इस प्रकार से आपको चित्र दिखाई देखने को मिलेगा, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आपको चित्र दिखाई देखने को मिलेगा और फिर यहां पर आके कई भागों में बट गया होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसके अंदर ये क्या है? ये है साइटोन। याद रखिएगा ये क्या कहलाता है? ये होता है साइटोन। ये सब तंत्रिकाएं हैं, ठीक है ना, समझिएगा, क्लियर है। तो ये क्या है? गोल क्या है? ये गोल है साइटोन। ये क्या है भैया? जो गोल सा दिख रहा है वो है साइटोन, ठीक है ना। जो ऐसे निकल कर दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये है डेंड्रॉन। ये क्या है भाई? डेंड्रॉन। और जो डेंड्रॉन से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। ये क्या है भैया? डेंड्राइट्स हैं, है ना। तो साइटोन से निकले होते हैं डेंड्रॉन से निकले होते हैं डेंड्राइट्स। क्या निकले होते हैं भैया? डेंड्राइट्स, है ना। अब इसके अंदर आपको छोटे छोटे महीन कण दिखाई देखने को मिलेंगे, है ना। यानी कि इसके अंदर एक पानी भरा हुआ दिखाई पड़ने मिलेगा, इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर जो छोटे छोटे कण दिखाई पड़ रहे होंगे इसको कहेंगे निसिल्स कण। क्या कहेंगे भैया? निसिल्स कण। और आप ये देख रहे हो, ये जो लंबी वाली तंत्रिका तंत्र आई है इसको कहते हैं एक्सॉन। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। चलिए ज्यादा नहीं पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़िए। मैंने क्या बताया आपको? आप याद कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि फिर से मैं बोलता हूं, याद रखिए कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है भैया? तो आपका आंसर आएगा न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। जो गोल न्यूरॉन होती है उसको क्या कहते हैं? जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है उसको कहते हैं न्यूरॉन। और जो गोल न्यूरॉन होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? साइटोन। और जो लंबी न्यूरॉन होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन। साइटोन से लंबे पतले रेशेनुमा जो निकले रहते हैं उसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन से और जो पतली शाखाएं निकली रहती है उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स, है ना। तो साइटोन,
एक्सॉन, डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड्स। इतनी बात आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आई छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ कि ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है? मस्तिष्क। इंपॉर्टेंट क्या है भैया? मस्तिष्क। मस्तिष्क आराम से समझिए। मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है। कहीं कहीं पर 1400 ग्राम लिखा रहेगा, डरिएगा नहीं। मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है, जबकि आइंस्टीन के दिमाग का वजन मात्र 1230 ग्राम था। जबकि आइंस्टीन के दिमाग का जो वजन था वो मात्र 1230 ग्राम था। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है इंसेफालोलॉजी। इंसेफालोलॉजी, याद रखिएगा। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर आएगा इंसेफालोलॉजी। मस्तिष्क जिस खोल में बंद रहता है, मस्तिष्क जिस खोल में बंद रहता है ना, जो हड्डी होती है जिस खोल में बंद रहता है मस्तिष्क, उस खोल को कहते हैं क्रेनियम। उस खोल को क्या कहते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम के कपाल, क्रेनियम मतलब एक कपाल गुहा, ठीक है ना। क्रेनियम का आयतन कितना होता है? तो आपका आंसर आएगा 1450 सीसी, यानी कि 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर। मस्तिष्क जैसे ये है, तो इस मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली बनी होती है। मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मेनिंजिस कहते हैं, याद रखिएगा। और जब इसी मेनिंजिस में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हमला कर दे या वायरस हमला कर दे, तो दोनों के कारण इस मेनिंजिस झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? मेनिनजाइटिस कहते हैं। और इसी मेनिनजाइटिस रोग के कारण ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी भैया? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा कि किस रोग से राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी में हो गई थी? तो आपका आंसर आएगा मेनिनजाइटिस रोग से हो गई थी। मेनिनजाइटिस क्या होता है तो आपको मैंने बता दिया। अब इस झिल्ली की जो बाहरी परत होती है, इस झिल्ली की जो बाहरी परत होती है, उसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं भैया? ड्यूरा मैटर। जो इस झिल्ली की मध्य परत होती है उसको कहते हैं अरेक्नोइड। क्या कहते हैं भैया? अरेक्नोइड कहते हैं। और जो इसकी आंतरिक परत होती है, मस्तिष्क की जो आंतरिक परत होती है, उसको हम लोग कहते हैं पाया मैटर। क्या कहते हैं भैया? पाया मैटर। तो बाहरी परत को क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर, यहां लिख दिया डी, मतलब ड्यूरा मैटर। मध्य की परत को क्या कहते हैं? अरेक्नोइड, ए लिख दिया। और आंतरिक को क्या कहते हैं? पाया मैटर, मतलब पी लिख दिया। अरे हाँ कि ना। तो पाया मैटर यह ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ पहुंचाती है। याद रखिएगा, जो पाया मैटर है ये शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ पहुंचाने का कार्य करती है। अब मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको कहते हैं प्रोइंसेफेलॉन। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, जिसको कहते हैं मीसेइंसेफेलॉन। और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, जिसको कहते हैं रोम्बस इंसेफेलॉन, या हिट ब्रेन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, जिसको हम लोग प्रोएंसेफेलॉन कहते हैं, मस्तिष्क का 2/3 भाग यही होता है। क्या कह सकते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन, ऐसे भी कह सकते हो। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क को हम लोग क्या करेंगे बेटा? 3 भागों में बांटेंगे। अब जो अग्र मस्तिष्क होगा ये 2 भागों में बंटता है। लिखते रहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं समझा जाता रहा हूं क्या आपको? अगर आपको ऐसा लग जाए कि सर आप बोल ज्यादा रहे हैं, है ना, और आप एक काम कीजिए कि बस पढ़ाते चले जाइए, इसका आंसर क्या है आप बताते चले जाइए। हाँ, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी, प्रमोद कुमार जी। बताओ, जल्दी बताओ आप लोग कि क्या मैं, अब आप सोच रहे हो अरे यार एक क्वेश्चन लगा दिया, अब ये मस्तिष्क पढ़ाने शुरू कर दिए। मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया। पढ़ाना उसे कहते हैं समझा समझा के बोलना। मैंने बस आपको एक रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन समझा रहा हूं। धन्यवाद आनंद कुमार जी। नहीं सर, आप बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए सर। आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है। और रियली मैं साइंस बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ? आपने लगता है इतिहास नहीं पढ़ा हमसे, भूगोल नहीं पढ़ा, संविधान नहीं पढ़ा, मूल विधि नहीं पढ़ी। ठीक है, धीमे धीमे सब पढ़ लीजिए। अगर नए हैं आप तो धीमे धीमे और भी लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे, उसको देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि नहीं यार बंदे में दम है। ठीक है, चलिए देखता हूँ।
तो देखते हैं भाई, तो मैंने बताया आपको कि मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होगा वो 2 भागों में बंटता है, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायएन्सेफेलॉन। क्या होता है? एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायएन्सेफेलॉन, है ना। तो जो सेरिब्रम है उसको हिंदी में कहते हैं प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल। क्या कहते हैं भैया? सेरिब्रल। तो जो सेरिब्रम है वो 2 भागों में बटा हुआ है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल। तो सेरिब्रल को हम 4 भागों में बांटेंगे। सेरिब्रल को क्या करेंगे भैया? 4 भागों में बांटेंगे, ऐसे ऐसे, है ना। तो सेरिब्रम आपके दिमाग का या आपके मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। जो भी आप इंटेलिजेंसी लगाते हो, जो कॉमन सेंस होता है, बुद्धिमत्ता होती है, जो इंट्यूशन आपको आते हैं, चेतना शक्ति जो होती है या याद करने का जो केंद्र बिंदु है वो अग्र मस्तिष्क ही होता है, वो अग्र मस्तिष्क ही होता है। जो भी आपकी आंखें देखती हैं, है ना, आंखें देखने के बाद आप सोचते हो, है ना, जो भी चीज आप देखते हो, सुनते हो, यानी ज्ञानेंद्रियों से जो भी चीजें आपको प्राप्त होती हैं, है ना, उनकी संवेदनाओं को ग्रहण करके आपको सोचने का काम सेरिब्रम में ही किया जाता है। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? तो मैंने आपको बताया सेरिब्रम के 4 भाग होते हैं। पहला होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पैराइटल लोब, तीसरा होता है ऑक्सीपिटल लोब, फिर होता है टेम्पोरल लोब। तो जो फ्रंटल लोब होता है वो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। पैराइटल लोब हमारी त्वचा से प्राप्त संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जैसे किसी ने छुआ, तो छुआ है तो ये कौन बताएगा आपको? आपको किसी ने स्पर्श किया है या आपको किसी ने दबाया है, तो आपका आंसर है पैराइटल लोब। अरे हाँ कि ना? देखने की जो संवेदनाएं हैं वो ऑक्सीपिटल लोब में जुड़ी हुई हैं और जो सुनने की संवेदनाएं हैं वो आपकी टेम्पोरल लोब में जुड़ी हुई हैं। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? अब आते हैं डायएन्सेफेलॉन में। किसमें आते हैं भैया? डायएन्सेफेलॉन। तो डायएन्सेफेलॉन भी 2 भागों में बटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है वो 3 चीजें देखता है। थैलेमस 3 चीजें करता है, एक ठंडे की पहचान, गर्म की पहचान और दर्द की पहचान। तो ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान कराता है थैलेमस, जबकि हाइपोथैलेमस भूख लग जाए, प्यास लग जाए, गुस्सा आ जाए, घृणा होने लगे, जलन होने लगे, है ना, जल का उपापचय हो, डर लगने लगे, पसीना आने लगे, है ना, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का उपापचय हो, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन हो, इन सब पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। ताप का नियमन हाइपोथैलेमस करता है। अरे हाँ कि ना? तो थैलेमस हाइपोथैलेमस हो गया। तो अग्र मस्तिष्क मैंने समाप्त कर दिया। मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, सेरिब्रल पेंडिकल और क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल पेंडिकल और क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल पेंडिकल से कुछ नहीं आता है, बस क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना याद रखिएगा। देखने और सुनने की जो क्षमता है इस पर नियंत्रण करने का कार्य क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना करता है। फिर आते हैं हिड ब्रेन में। हिड ब्रेन के 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम पूरे शरीर को संतुलित करता रहता है, पूरे शरीर को संतुलन बना रखता है, और लेकिन जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसके तार गर्दन से लेकर कमर तक लगे हुए हैं। मतलब यहां से लेकर यहां तक, कमर तक जितने भी काम हो रहे होंगे उनको संभालने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा का है। जैसे जैसे, है ना, हम कहे खाना पच रहा है, उपापचय पेट में, है ना, ये यहां से लेकर यहां तक है, मेडुला ऑब्लांगेटा संभालेगा। रक्त दाब, हृदय यहीं पर तो है, ब्लड प्रेशर कौन संभालेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा संभालेगा। आहार नाल का क्रमाकुंचन कौन संभालेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा संभालेगा, है ना। श्वसन पर नियंत्रण कौन संभालेगा? यहीं पर तो सांस चलती है, कौन संभालेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा संभालेगी। नहीं समझ पा रहे हो? तो हमने आपका इस प्रकार से मस्तिष्क समाप्त कर दिया। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? श्वसन लिखा हुआ है। नहीं, श्वसन जो है वो यहां से लेकर यहां तक, क्वारपोरा क्वाड्रिजेमिना आंख और कान था, सेरिबेलम क्या था? संतुलन बनाने का काम था। अरे हाँ कि ना? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर लगाएंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपका क्या समाप्त किया बेटा? मस्तिष्क समाप्त किया। तो जिसने पहले से पढ़ रखा था मस्तिष्क, उसने रिवीजन कर लिया हमसे। उसने क्या कर लिया भैया? रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है ना? तो आपको पता है हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है वो एडीपी और एटीपी में मिलती है। और एडीपी मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना, और एडीपी प्लस पी कर देंगे तो हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। और एक ग्लूकोज के अणु से 36 एटीपी बनते हैं, 36 एटीपी। तो सर्वाधिक ऊर्जा कब मिलेगी? जब एडीपी से एटीपी बनेगा।
इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2015। अगला क्वेश्चन है, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अभी मैंने बताया आपको, संतुलन की अनुभूति आपसे कौन करवाएगा? जल्दी बताइए फटाफट, संतुलन की अनुभूति आपसे कौन कराएगा? तो लिखा तो हुआ है, संतुलन की अनुभूति आपको सेरिबेलम कराएगा, ये लिखा हुआ है ना। थैलेमस क्या कराता है? थैलेमस कराता है ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान, है ना। क्या कराता है भैया? ठंडा, गर्म और दर्द की पहचान कराता है ना। और प्रामस्तिष्क कौन होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, है ना। और सेरिब्रम में लोब होते हैं, 4 लोब। 4 लोब उनका कोई काम तो है नहीं, मेरुरज्जु का कोई काम नहीं, वो तो बाद में बताएंगे। तो इसका आंसर था ए। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। देखो मैंने अभी मस्तिष्क पूरा पढ़ा दिया है बेटा, है ना। अब ये मत कहना कि यार अपने मन से कैसे बता रहे हो। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? आपको पता है शुद्ध रक्त ले जाती है धमनी, और अशुद्ध रक्त बहता है आपका शिराओं में। अरे हाँ कि ना। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध बहता है, और जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध बहता है। ये तो अपवाद भी होते हैं, आपको तो पता ही है। अरे हाँ कि ना। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? 355 नंबर का आंसर लगाएंगे बेटा, कि कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, साफ रक्त ले जाती है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। अगला लब डब, है ना। लब डब नहीं है, ये लब डब है, लब डब, इसे कहते हैं लब डब, है ना। तो कपाट जब खुलता है तो लब की आवाज आती है। जो वॉल्व होता है, जो 4 वॉल्व होते हैं ना मनुष्य के अंदर, जब खुलता है तो लब की आवाज आती है, बंद होता है तो डब की आवाज आती है। तो लब डब क्या है? हृदय के वॉल्व के खुलने और बंद होने की गति है। तो पहला लब, दूसरा डब। यदि हृदय खराब हो जाता है तो आवाज आती है लब मर, है ना, डब सर, इस प्रकार से, यानी ये खराब ध्वनि है। तो इसका आंसर क्या है? लब डब क्या है? तो आपका आंसर आएगा हृदय है ना, हृदय। अगला, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सबको पता है, बच्चों को पता है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान पूछ लिया जाए तो आप जानते हो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली लगाते हैं। यदि ये ऑप्शन नहीं आता तो यकृत लगाते हैं। तो यहां पर तो आंसर प्लीहा दिया हुआ है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहेंगे? तो आपका आंसर आएगा प्लीहा को कहेंगे। और ब्लड के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं पूरी तरीके से। एक किशोरावस्था मनुष्य में रक्त दाब कितना होता है? तो आपको पता ही है ना। अगर सिस्टोलिक डायस्टोलिक का पूछे, है ना, सिस्टोलिक मतलब संकुचन, यदि सिस्टोलिक डायस्टोलिक का पूछे तो 80/120 होता है। यदि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक पूछे तो 120/80 होता है। अरे हाँ कि ना। तो हम लोग यहाँ पर डायस्टोलिक को पहले लेंगे और स्टोलिक को बाद में लेंगे। सामान्यतः डायस्टोलिक को हम लोग पहले ही लेते हैं, है ना। तो आपका आंसर होगा 120/80, ठीक है। और ब्लड प्रेशर नापते किससे हैं? तो आपका आंसर आएगा ब्लड प्रेशर नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पसीना शरीर को ठंडा करता है। सिंपल सी बात है, वाष्पीकरण होगा इसलिए पसीना ठंडा करेगा। क्वेश्चन पूछता पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन पूछता पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका आंसर होता लाइसोजाइम। तो आपका आंसर होता लाइसोजाइम। अभी इसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। केमिस्ट्री स्टार्ट करूं कि फिजिक्स स्टार्ट करूं? आप ही लोग बता दो कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है? जल्दी बताइए। बायोलॉजी आज मैं समाप्त कर दूंगा। तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये सही था आपका। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, आप याद रखिएगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा मतलब समझ लो क्या है, पानी गर्म होने में जितना समय लेता है ठंडा होने में भी उतना ही समय लेता है। अरे हाँ कि ना। इसलिए रोगी की शिकायत के लिए पानी से शिकायत करी जाती है, क्योंकि देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है ना, इसलिए। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए, फटाक से आपसे बता दो। मनुष्य में यूरिया कैसे बनता है? यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में कि मूत्रवाहिनी में? मनुष्य में यूरिया कहां बनता है? ये क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग नहीं बता सकते इसका आंसर, ठीक है ना। 100% ये आपका गलत होगा। फिजिक्स स्टार्ट की जाए, नहीं केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए? अच्छा, जीआईसी के लिए आप लोग उत्तर प्रदेश पढ़िए अच्छे से, आएगा उससे क्वेश्चन। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यूरिया से क्वेश्चन क्या बनता है? हमने आपको
हर पार्ट में एक क्वेश्चन घर के लिए दिया है, हर पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दिया है, तो इसको भी मैं आपको घर के लिए देता हूं, उसको करिएगा, ठीक है ना। और जो आप सोचेंगे वो गलत होगा, समझिएगा, जो आप कुछ सोचेंगे वो गलत होगा। देखो भाई, प्लीहा तो होगा नहीं क्योंकि ब्लड से संबंधित है, इसको छोड़ दो। मूत्र वाहिनी तो होगा नहीं क्योंकि उससे मूत्र निकलता है ना। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला उत्पाद है, यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला उत्पाद है, बनने वाला पहला उत्पाद है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला उत्पाद है। इसको बनाया था बोल्हर ने, इसको बनाया था बोल्हर ने। यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि मनुष्य के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो याद रखिएगा आपका आंसर आएगा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा, बनता कहां पर है, तो आपका आंसर होगा यकृत। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, बनता कहां पर है, यकृत। इकट्ठा कहां पर होता है, वृक्क में। तो इसका आंसर है भैया 360 का ए है। वेरी गुड, गणित का फूफा, सही बताया आपने। रुपेश पांडे जी, आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा जरा सा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो आई विश आपको ये सब बातें समझ में आई। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको बायोलॉजी का लास्ट पार्ट चल रहा है, समझिएगा। तो अब आप उस लेवल पर पहुंच गए होंगे कि बायोलॉजी आपको परेशान नहीं करती होगी, क्या बोलते हो? हाँ, NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है, कार्बामाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर होता तो 3 आंसर होते। जल्दी बताइए। ये तो बता ही सकते हो, लड़के बता ही सकते हैं, लड़कियां बता सकती हैं, सबको बता सकते हैं, है ना। तो कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? मानव महिला, अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में हार्मोन बहुत आ रहा है मानव महिला से, है ना, बहुत आ रहे हैं पेपर में, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन बेटा महिलाओं के हैं, है ना। और एंड्रोजन, टेस्टेस्टेरॉन, ये हार्मोन आपका मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, शुक्रवाहिका, ठीक है ना। 361 क्या होगा, शुक्रवाहिका, ये पुरुषों में होती है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वीर्य सेचन, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो वीर्य होता है, स्पर्म होता है, उसको कहां सुरक्षित रखते हैं? तो आपका आंसर आएगा तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल रूप से जब निषेचित किया जाता है तो निम्नलिखित में किसको किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये सब तो आपको पता ही है ना, कि शुक्राणु का प्रवेश करवाते हैं, है ना, शुक्राणु का प्रवेश करवाया जाता है ना। सबसे बड़ा अंडाणु या शुक्राणु साइकस के पौधे का होता है, किसका भैया? साइकस के पौधे का। हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो समझिएगा, पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है ना। तो ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन में तोड़ता है। ये प्रोटीन को सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन में तोड़ता है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन में तोड़ता है। रेनिन बच्चों में तेजी से सक्रिय होती है, बच्चों में यह एंजाइम ज्यादा सक्रिय होता है, यह एंजाइम है सक्रिय होता है। ये दूध का पाचन करता है ना। दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है केसीन, उसको तोड़ता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। जहां पर भी साइटो लगा होता है उसका मतलब होता है कोशिका, है ना, कोशिका। आगे ऑक्सीटोसिन, ये एक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग कब कहां करते हैं बेटा? दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए, सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए, और जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो गर्भाशय को फैलाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन, है ना।
आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर क्या लगाएंगे। अगर लिखा है ACTH, अच्छा आप ही लोग बता दीजिए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो आप लोग बताइए, मैं ही देख लेता हूं, है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन तो हम आपको बता ही चुके हैं, ऑक्सीटोसिन बता चुके हैं। ACTH ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन। कार्टिसोन से आपको मतलब नहीं है, आंसर है वैसोप्रीन, आंसर है वैसोप्रीन। याद रखिएगा आंसर क्या है भैया, वैसोप्रीन है, ठीक है ना। और अगर इसी में आपसे क्या देता, समझिए इसी में आपसे क्या देता, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा, इसी में आपसे क्या दिया जाता, रक्तदाब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भी आपका क्या हो जाता, वैसोप्रेसिन। थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या होता है, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन एक प्रकार से आयोडीन होता है, इसकी कमी से, है ना, ग्वाटर घेंगा रोग हो जाता है और एक गले में पाई जाती है। थायराइड के अंदर एक धसी हुई एक और ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं पैराथायराइड, और इससे निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि और पैराथायराइड को कहते हैं परावटु ग्रंथि, परावटु, ये गले में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गला। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिलाना है बेटा, मिला लीजिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए क्या है। बताइए, ये चार हमने ऑप्शन दे दिए हैं आपको, ये मैंने चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं, इसको से बताइए आंसर क्या होगा। 366, दो तीन चार एक, चलो एक और बच्चे का आया है वो भी लिख लेते हैं, पांचवा ऑप्शन, 2 3 4 1, 1 3 4 2, अच्छा हाँ बेटा, मस्तिष्क में पॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा मौर्य सम्राट जी, ठीक है, चेक कर लूंगा एक बार, चेक कर लूंगा, जल्दी बताइए। 1 3 2 4, 1 3 4 2, अच्छा यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, 1 3 2 4 2 बार लिखा हुआ है ना, तो 1 3 4 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब बताओ, चलिए मैं मिला देता हूं, देख लीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग कहते हैं आपातकालीन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। इसको हम लोग कहते हैं 3F हार्मोन, इसको हम लोग कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। जब व्यक्ति बहुत डर जाता है तो डर के मारे उसकी किडनी ना फेल हो जाए, इसलिए किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड, क्या होते हैं भैया, एड्रिनल ग्लैंड, उससे निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन, है ना। और इस एड्रेनलिन हार्मोन व्यक्ति के गुस्से, है ना, और डर को काबू में रखता है, ठीक है ना। तो एड्रेनलिन हार्मोन का आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा गुस्सा या डर। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये महिलाओं का हार्मोन होता है, तो ये हो गया 3। फिर इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन अग्नाशय की बीटा सेल्स के अंदर पाए जाने वाली, है ना, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलता है जो ग्लूकोज पर नियंत्रण रखता है। इंसुलिन ज्यादा ग्लूकोज कम, ग्लूकोज कम तो हाइपोग्लाइसीमिया, व्यक्ति को चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, निपट जाएगा। इंसुलिन कम, रक्त में ग्लूकोज ज्यादा तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाएगा।
है ना। और डायबिटीज कई प्रकार की होती है। तो इंसुलिन का संबंध है ग्लूकोज से। फेरामोन, चींटी के पीछे चींटी चलती है, चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी। तो सबसे आगे वाली जो चींटी चल रही है वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन छोड़ रही है जो अपने साथी को आकर्षित करते हुए जा रही है, ठीक है ना। तो फेरामोन चींटी द्वारा छोड़ा जाता है, तो इसका हो जाएगा 2। तो 1 3 4 2, ठीक है ना। तो नहीं सॉरी 1 3 4 2, तो 1 3 4 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। 1 3 4 2, ठीक है ना। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, जिसका भी 1 3 4 2 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील है। ये सब मत पूछो अभी हमसे, अगला जब ज्योग्राफी पे आ जाएंगे तो पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा शेयर नहीं किया क्या आप लोगों ने आज क्लास? वैसे भी 2 दिन के बाद क्लास ले रहे हैं आज हम, तो क्लास शेयर नहीं की है क्या? अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट मैं आपको समय देता हूं कुछ समय का कि फटाफट लोगों को शेयर कर दो, और कुछ समय का मैं समय देता हूं कि आप जल्दी से लाइक 1000 क्रॉस करवा दो फटाक से, जल्दी से 1000 लाइक क्रॉस करवा दो। 451 है, बाकी इजी था, ठीक है। एक बार मैं आपको समय देता हूं, फटाफट लोगों को शेयर कर दो और फटाफट जल्दी बेटा जल्दी, आपके पास भी समय अमूल्य है और हमारे पास का भी समय अमूल्य है। शेयर कर दिया सर, ओके। और भी लोग कर दो जल्दी से, स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? यार बार बार क्वेश्चन आ जा रहा है। तो ऑक्सीजन तो हार्मोन है नहीं, इंसुलिन मादा पूछा है, गलत हो गया। एंड्रोजन पुरुष का है, एस्ट्रोजन। अगला वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है? आपको तो पता ही है कि लैमार्क, यहां पे लैमार्क और डार्विन मैं आपको बता देता हूं। लैमार्क और डार्विन, इनकी मैं एक थ्योरी बता देता हूं, समझिएगा। लैमार्क और डार्विन की। लैमार्क ने कहा मनुष्य जिस अंग का प्रयोग करता है, या लैमार्क ने कहा जो जिस अंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करेगा वह अंग ज्यादा मात्रा में विकसित होगा। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। यदि आप जिम जाते हो, जिम जाने के बाद आप डंबल उठाते हो, एक हाथ से सिर्फ डंबल उठाते रहो, है ना, तो आप क्या देखेंगे कि आपका एक हाथ तो बिल्कुल भौकाल सन्नी देओल जैसा हो जाएगा, है ना। दूसरा हाथ आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल दुबला पतला, है ना। तो आपने ये देखा कि व्यक्ति जिस अंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करेगा वो अंग जल्दी जल्दी विकसित होगा। अरे हाँ कि ना, ये लैमार्क ने कहा है। डार्विन कहते हैं अच्छा जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर दोगे, व्यक्ति जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देगा या फिर जंतु जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देगा, धीमे धीमे वो अंग, है ना, मतलब कि धीमे धीमे अंग वो गायब होने शुरू कर देगा और कुछ पीढ़ियों के बाद वो अंग गायब भी हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है, मनुष्य जिस अंग का प्रयोग करना बंद कर देता है ना, धीमे धीमे वो अंग गायब होने लगता है, उसी अंग को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि अवशेषी अंग। क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग। हाँ बिल्कुल से बताया रोहित जी, है ना, अवशेषी अंग। तो मनुष्य किस किस अंग का प्रयोग नहीं करता? जैसे कान, ये जो कान है कर्ण पल्लव पेशी, इसको ईयर पिन्ना कहते हो, ये खड़े रहते हैं। क्या तुम इसको चलाते हो रोज? क्या तुमने ऐसे करके किसी ने कुछ बोला, तुमने ऐसे ऐसे हिलाया और ये कान जाके लड़ गया किसी के? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा कि खड़ पल्लव पेशिया, है ना, बाल, है ना, ये सब क्या है? अपेंडिक्स, ये सब क्या है? आपका अवशेषी अंग है, यानी कि आगे चलकर ये गायब हो जाने वाला है। तो ये अवशेषी अंग है वर्मीफर अपेंडिक्स, ठीक है ना। अब ये अपेंडिक्स करती क्या थी? जब मनुष्य जानवर था, जब मनुष्य कपी था, समझिएगा, जब मनुष्य कपी था, जैसे अकल डाल जो है, अकल डाल जो यहाँ पे निकलती है वो भी गायब हो जाएगी, वो भी अवशेषी अंग में आता है आपका, ठीक है ना। तो मैं क्या क्या बता रहा हूँ इसको समझिएगा कि जब मनुष्य पेड़ पौधे पत्ती ये सब खाया करता था, ठीक है। सुरेंद्र कुमार जी आप आ जाइएगा लखनऊ, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। हाँ ये सब बाल गायब हो जाएंगे, अभी गायब होना शुरू भी हो गए होंगे, मेरे भी हल्के हल्के गायब होने लगे किनारे किनारे से, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ समझिएगा, इसको वेस्टिजियल कहते हैं, वेस्टिजियल। तो यार भुला देते हो तुम लोग, है ना, चिल्लाते हो तो बहुत ज्यादा बुला रहे हो। हेयर गायब सब लोग कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे। महिलाओं के भी हेयर गायब हो जाएंगे, लड़कों के भी हेयर गायब हो जाएंगे, पीछे से मम्मी पापा पहचान नहीं पाएंगे मेरी लड़की एक लड़का है ना। सब एक जैसे टहल रहे होंगे क्योंकि जीन्स टी शर्ट जो सबने पहनना शुरू कर दिया है, लड़की भी जीन्स टी शर्ट पहने हैं, लड़का भी जीन्स टी शर्ट पहने, है ना। तो ये फायदा भी मिलेगा, है ना। और अगली जो पीढ़ी कहलाएगी वो होमो फ्यूचरिस्ट होगी, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा होशियार होगी।
तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब मनुष्य कपी था, यानी कि जब पेड़ पौधे खाता था, सेल्यूलोज खाता था, है ना, तो सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपका आंसर आएगा पॉली, है ना, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। तो पॉलीसेकेराइड में आपका आता है सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड में क्या आता है आपका, सेल्यूलोज आता है, काइटिन आती है ना। तो इसको पचाने के लिए, इसको पचाने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या होती थी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती थी। अरे हाँ कि ना, फिर लोगों ने खाना बंद कर दिया, हरे पेड़ पौधे पत्तियां ये सब खाना बंद कर दिया, तो अपेंडिक्स का काम भी खत्म हो गया। धीमे धीमे ये क्या हो रही है, गायब हो रही है। और कुछ कोई व्यक्ति अगर एकदम से जो हरी सब्जी नहीं खाता है, एकदम से पेड़ की पत्ती छाल नोच नोच खाने लगे, तो अपेंडिक्स को काम मिल जाएगा, अपेंडिक्स फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको दर्द दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा अपेंडिक्स बढ़ गया, ये काट के निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्या था, अवशेषीय अंग है। अगला क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन कहलाता है। सिंपल सी बात है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिका, है ना। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, आनुवांशिकी होता है। तो जेनेटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते होंगे, सिंपल सी बात है, आनुवांशिकता और विचरण का। तो 369 का आंसर क्या लगाएंगे, तो 369 का आंसर लगाएंगे डी। अब देखिएगा यहां पर जो बीपीएससी का 2011 का पेपर बना हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, लेकिन यार बात यह है कि पेपर में दम है, मतलब जेनेटिक्स पूछा है तो लोग डर भी सकते हैं। जेनेटिक्स मतलब कि आनुवांशिकी की बात कर रही है, आनुवांशिक मतलब जैव विकास भी तो हो सकता है यार, आनुवांशिकी ये संबंध तो डीएनए का भी है। अरे भैया आनुवांशिकी के पिता तो मेंडल भी हैं, अरे क्या किया जाए, है ना। तो हल्का सा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा होगा, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिखा होगा तो वो कंफ्यूजिया जाएगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा तो कर ही नहीं पाएगा। मेंडल आपको तो बताइए, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। मेंडल के नियम की बात बताई जाए तो 3 नियम है मेंडल के। एक है आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। एक है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण का नियम। और एक है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, एक है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो खोजबीनें थी वो किस पर की थी, तो आपका आंसर आएगा मीठी मटर पर की थी, या फिर कह सकते हैं गार्डन पी यानी गार्डन मटर पर की थी, ये कह सकते हैं, है ना। इवोल्यूशन थ्योरी तो आपकी डार्विन ने दी है, आपको पता ही होगा। डीएनए संरचना आपका वाटसन और क्रिक ने दी है, वाटसन एंड क्रिक ने दी है और बताया है डीएनए का, है ना। डबल हेलिकल मॉडल मतलब कि द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, तो आपका आंसर आएगा वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए में 4 क्षार होते हैं, यानी 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ए सी टी और सी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। ए और टी बराबर होते हैं, यानी ये दोनों जुड़े होते हैं और ये दोनों जुड़ा होता है। ये दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये किन बॉन्ड जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। चलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। आनुवांशिकता आपको समझ में आई गई है, आगे बढ़ते हैं। हो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, तो आपका आंसर आएगा वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा भैया, वाटसन के द्वारा। ह्यूगो डिब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आपको बताना चाहिए। आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, बताइए। आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है और आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बच्चों बताओ जल्दी से। आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है और आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो बड़ी इकाई है आपकी डीएनए और छोटी इकाई होती है जीन। क्या होती है, जीन। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर मिल जाएगा तो वो आपको बताएगा जीन के भी आपके 3 पार्ट होते हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, म्यूटॉन और रेकॉन, ठीक है ना। ये जो म्यूटॉन है, इस म्यूटॉन से बनता है म्यूटेशन, इस म्यूटॉन से बनता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। ऐसे जीन जो चुपचाप सुसुप्तावस्था में बैठे हुए हैं। अच्छा, किसी ने वो किया है, क्या नाम है, किसी ने क्या किया है, वो क्या कहते हैं उसको, पैसा देने को क्या कहते हैं, जो पैसा पे कर देता है, क्या नाम है उसका, इसने पैसा दिया है, क्या नाम है उसका, नाम एक बार ले लिया जाए। दीपक वर्मा जी बहुत इंप्रेस हुए हैं हमसे।
अरे वो क्या कहते हैं यार कि लोग नहीं पैसे देते हैं, किसने दिया है पैसा? विशेष गौतम गणित का फूफा। वेरी गुड। तो बहुत कम ऐसी क्लास होती है जिसमें बच्चे इसको क्या कहते हैं जो पैसा देता है आदमी? हाँ सही है। मतलब कि ये जो गणित का फूफा है, इन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा दे दी कि सर आज की क्लास की मैंने गुरु दक्षिणा आपको दे दी है? हाँ सुपर चैट कहते हैं। अच्छा ठीक, सुपर चैट कहते हैं, ठीक है ना? तो जिस बच्चे ने की है बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो क्या कहता हूं मैं, हाँ तो बताइएगा ऐसे ऐसे समझिएगा, जीनों का जो आनुवांशिक संगठन होता है, जीनों का, हाँ जीनों का जो सुपर चैट, हाँ जीनों का जो आनुवांशिक संगठन होता है उस संगठन को कहते हैं जीनोटाइप। लेकिन जो जीन अगली पीढ़ी में जाकर दिखाई पड़ते हैं, जैसे माता पिता के जो लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइप। उन जीनों के समूह को कहते हैं फिनोटाइप। क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो माता पिता के अंदर एक्टिव नहीं होते, लेकिन बच्चों के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, वो भी अभी नहीं, एकदम से एक्टिव हो जाएं। समझ आ गया? एकदम से सीधा बच्चा था, एकदम से 1-2 दिन में बहुत दुष्ट हो गया, है ना? तो अचानक होने वाला जो परिवर्तन है उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। और इसकी खोज की थी ह्यूगो डिब्रीज ने। किसने की थी? ह्यूगो डिब्रीज ने। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, प्रकृति का चयन व सिद्धांत दिया था डार्विन ने। प्रकृति का चयन व सिद्धांत दिया था डार्विन ने। डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कि प्रकृति जिसको जीवित रखना चाहती है। अच्छा यूजेनिक्स और यूथेनिक्स भी बता दीजिए सर जी कह रहे हैं। अच्छा यूजेनिक्स और यूथेनिक्स समझ लीजिए क्या है भाई, कि यूजेनिक्स क्या होता है, जैसे मान चलिए कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर सचिन तेंदुलकर के भी गुण हो, ब्रायन लारा के भी गुण हो, है ना, और टाइसन के भी गुण हो, और माइकल फेल्प्स के भी गुण हो, तैरने वाले के, पीटी उषा के भी गुण हो, है ना? तो जो गुण होते हैं वो एक्चुअली जीन होते हैं। तो आपने क्या किया, जीन ऑपरेशन करवाया। तो आर्टिफिशियल रूप से जो जीन डाले जाते हैं आपके शरीर में उनका विकास कराया जाता है ना? तो उसको कहते हैं यूजेनिक्स। लेकिन वातावरण के आधार पर जब आपके जीनों में परिवर्तन आता है तो उसको कहते हैं यूथेनिक्स। आपका वातावरण चेंज हो गया, जैसे मान लीजिए आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे और आपने कुछ ऐसे लोगों की संगत में आ गए जो सिगरेट पीते हैं ना, दारू पीते हैं, मसाला खाते हैं, वो कहते हैं अरे जीना है, यही जिंदगी है, सही से जियो, मजे से जियो, जेल लाते जाते रहो। समझा गया? तो आप उनकी संगत में आ गए तो धीमे धीमे आपको वो ब्रेन वॉश करते हैं, मतलब आपका वातावरण गंदा हो गया तो आप उसी प्रकार से आपके जीन भी चेंज होने लगते हैं। तो वातावरण के आधार पर अगर जीन खराब हो सकते हैं तो जीन अच्छे भी हो सकते हैं। अरे हाँ कि ना? ये है बेटा, तो उसे कहते हैं यूथेनिक्स। और यूजेनिक्स और यूथेनिक्स जो थ्योरी है ये दी थी फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दी? फ्रांसिस गाल्टन ने। बेटा बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? आज बायोलॉजी का लास्ट पार्ट है इसलिए ऐसा है क्या? बायोलॉजी का लास्ट पार्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? है? एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसमें? पुत्रों में, पुत्रियों में। बेटा याद कीजिए मैंने एक दिन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था, है ना, कि महिला वर्णांधता, महिला को वर्णांधता है, महिला को हीमोफीलिया है, पुरुष को हीमोफीलिया नहीं है। तो बताइए बच्चों कैसे होंगे? तो एक दिन जब मैं पढ़ा रहा था ये क्रॉस, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था मैं, तो बहुत सारे बच्चे गायब हो गए। तो उन्होंने कहा अरे सर पता नहीं क्या आप पढ़ा रहे हैं फर्जी का, है ना? तो देखो अब वो क्वेश्चन है, लूसेंट जैसी किताब में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। और उस दिन मैं पढ़ा रहा था तो आप कहते हैं अरे सर ये तो बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, भगाइए हम नहीं जा रहे हैं, है ना, बहुत धीमे, अच्छा पढ़ाइए, ऐसा वैसा करके ना। देखो अब तो आ गया यार, अब तो आ गया, लो, है ना? अब इसको करके दिखाओ। मुझे नहीं पता था कि लूसेंट में ऐसे क्वेश्चन होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी यूपी पीसीएस 2009 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं। हाँ अब लोग बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, और भी बढ़ जाइए जल्दी से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, देखिए आपके पेपर में यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। अब मैं आपको पूरा थ्योरी से समझा देता हूं कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। समझ रहे हो ना कि बायोटेक्नोलॉजी के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? मैं बताऊं आपको, बता दूं, याद रखोगे। रुपेश पांडे, आशीष गुप्ता, अजय भारती, रामकृष्णा, मिथिलेश चौधरी, रोहित राठौर, दीपक चौहान, आईएएस 2021, जाके हटसन, बलराम, शुभम, अनुज, विकास, आनंद, रोशन। बताऊं हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है बेटा। चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है और खून बहता रहता है, इसलिए इसको हम लोग रक्तस्राव रोग के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एलिजाबेथ के हुआ था महारानी, इसलिए उसको हम लोग शाही रोग यानी रॉयल डिसीज भी कहते हैं। बताऊं? चलिए स्टार्ट करता हूं।
पहले जैसे आपने मैथ पढ़ी होगी ना, तो मैथ की ट्रिक होती है, तो वैसे ट्रिक समझ लीजिए कि इसकी करने की ट्रिक क्या है, फिर आप कर पाएंगे। समझिएगा समझिएगा, अगर लड़की है तो उसके एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर लड़की का एक एक्स क्रोमोसोम खराब है तो ये वाहक होती है, यानी कि लड़की रोगी नहीं होती है, लड़की के अंदर रोग नहीं होता है, बस लड़की उस रोग को आगे ले जाने वाली होती है, मतलब कैरियर होती है, वाहक होती है। यदि लड़की के दोनों एक्स खराब हैं तब लड़की हो जाती है रोगी, किसी भी, है ना, जब दोनों एक्स खराब हो जाते हैं तभी हो जाएगी रोगी। लड़का एक्स और वाई होता है, एक्स क्रोमोसोम अगर खराब हो गया तो लड़का हो जाएगा रोगी, मतलब लड़का कभी वाहक नहीं हो सकता। और हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स ही खराब होते हैं, वाई नहीं खराब होते, सिवाय एक रोग के जिसका नाम है हाइपरट्राइकोसिस। नाम क्या है? हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस पूरी दुनिया में एकमात्र आनुवांशिक रोग है जो सिर्फ मेल में होता है, पुरुष में होता है, महिला में नहीं होता, क्योंकि वो जो रोग है वो आपका वाई क्रोमोसोम पे चढ़ता है और महिला में एक्स वाई पाया नहीं जाता। ओके, तो अब यहां पे क्वेश्चन समझिएगा क्या है। अब जैसे मान के चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह कर लेता है, मतलब वर्णांध मतलब क्या है? एक्स वाई। लड़का रोगी है मतलब वर्णांधता है, वर्णांधता में कलर ब्लाइंडनेस है, तो सी के ऊपर एक्स के ऊपर हम लोग लिख लेते हैं सीबी और वाई को छोड़ देते हैं। अब इसका विवाह एक लड़की से हो जाता है, लड़की का कुछ खराब नहीं है तो दोनों सामान्य हैं। ओके, अब इसका इससे करवा देते हैं, इसका इससे करवा देते हैं, तो हो गया एक्स वाई। फिर इसका इससे करवा देते हैं, इसका इससे करवा देते हैं, क्या हो जाता है? एक्स वाई हो गया। अरे हाँ कि ना, इसका इससे करवा देते हैं तो हो जाएगा एक्स सी बी एक्स। फिर इसका इससे करवा देते हैं फिर हो जाएगा एक्स सी बी एक्स, यही तो होगा। यानी समझिए क्या होगा कि जो लड़का पैदा होगा, यानी कि जो लड़का पैदा होगा वो 100% यानी 50% ही हो गया, 50% ही हो गया। अरे भाई 25 25 25 25 हो गया ना, तो लड़की लड़की अलग कर लो, लड़का लड़का अलग कर लो, तो लड़का लड़का अलग कर लिया हमने, तो 50% 50%। लड़के के एक्स के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है क्या? देखिए लड़के के एक्स के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है क्या? तो आपका आंसर अगर नहीं चढ़ा हुआ है सर, यानी कि लड़का जो होगा यानी जो बॉय होगा वो 100% स्वस्थ होगा। जो लड़का होगा वो 100% क्या होगा? स्वस्थ होगा। लेकिन जो लड़की होगी, जो गर्ल होगी, अगर लड़की पैदा हो गई तो वो 100% क्या होगी? वाहक होगी। क्या होगी भैया? वाहक होगी, कैरियर होगी, रोगी नहीं होगा। ना तो कोई लड़का रोगी होगा ना कोई लड़की रोगी होगी। रोगी अलग चीज है, वाहक अलग चीज है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यहां डॉक्टर की तैयारी करवा रहे हैं, फिर अब देखिए हम बता रहे हैं, ये बेटा लूसेंट का क्वेश्चन है, लूसेंट का क्वेश्चन है। अगर लूसेंट की बुक किताब डॉक्टर की तैयारी करवा रही हो तो फिर कोई बात नहीं, आपको करनी पड़ेगी, है ना। यूपी पीसीएस का पेपर है, हम यहाँ पे डॉक्टर तैयारी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद विवेक सिंह जी। तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है कि वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रों में। गलत, पुत्रों के पुत्रों में, यानी कि अगर हम पुत्रों के पुत्र देखेंगे, नहीं, पुत्रियों के पुत्र देखेंगे, पुत्रियों के पुत्र देखें, हां, तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा पुत्रियों के पुत्रों में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, यानी कि क्वेश्चन आपका इससे नहीं सॉल्व हुआ। पुत्र तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, पुत्रियों की जब इसका विवाह किसी लड़के से होगा तो लड़का जरूर वर्णांधता हो जाएगी। इसका आंसर डी है। इसका विवाह जब ये लड़की है, ये लड़की है, इसका विवाह किसी सामान्य लड़के से करवा दोगे तो उसके क्रोमोसोम खराब हो जाएंगे लड़के के, यानी उसके जो बच्चे होंगे, लड़का होगा, उसका क्रोमोसोम खराब हो जाएंगे। अरे बाप रे, इसका आंसर डी है भाई साहब। यूपी पीसीएस 2009 में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है, ये 100% पेपर जो आईएएस का होना चाहिए था, ये जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो आईएएस का होना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन को बताते बताते आधे लोग गायब हो गए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बताते बताते विश्वास करिए आधे लोग की हवा निकल गई है और वो कल्टी मार लिए हैं, कह रहे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। डी आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि वर्णांधता के लक्षण किसमें होंगे? तो ना तो लड़की में है तो ना तो लड़के में है, तो पुत्र पुत्री दोनों गलत हो गए। पुत्र बिल्कुल सही है, नहीं, पुत्र के बाद पुत्र जो होगा वो भी सही होगा, ये भी गलत हो गया। पुत्रियों के जो पुत्र होंगे वो खराब होंगे, यही आंसर है। ठीक है, चलो
इस क्वेश्चन के बाद लाइक कर सकते हो आप लोग, है ना, और हम जानते हैं आधे लोग गायब हो जाएंगे इसके बाद। चलिए अब वापस आ जाएंगे क्योंकि सरल क्वेश्चन आ गया है। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन किसने समझाया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। तो 373 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा भैया? चार्ल्स डार्विन होगा, ठीक है ना, जैव विकास को। और फिलोसफी जूलॉजी किताब थी लैमार्क की, है ना। या फिर एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत सारी किताबें जो ऐसी हैं जो जैव विकास को लैमार्क मानती है, ठीक है ना, तो लैमार्क लगा लीजिए इसका। चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी मान के चलते हैं ना, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत, इसको छोड़ दीजिए, इसको लैमार्क मान लीजिए। अगला, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने दिया था? डार्विन ने। अगला, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लेप या विलोप होने को स्पष्ट किया जाता है। वेरी गुड। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लेप होने को स्पष्ट किया जाता है। 375 नंबर का आंसर। सरल सरल क्वेश्चन है, यदि आपने नहीं किया होगा तो नहीं कर पाओगे। बिलों में रहने के प्रतिकूल अनुकूलन से, प्रकृति के चयन व सिद्धांत से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग, लैमार्किज्म, है ना, बताया था हमने लैमार्किज्म। लैमार्किज्म देखिए लिखा हुआ है, जैव विकास का संबंध किससे है? तो जैव विकास का संबंध है लैमार्क से। और लैमार्क ने बताया जिस अंग का प्रयोग आप ज्यादा मात्रा में करोगे वो अंग विकसित होगा। अब विकसित होगा तभी तो मैंने यहां पर बताया अंगों का उपयोग करोगे तो विकसित होगा, सिंपल सी बात। विकास का उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जब भी आंसर आ जाए, उत्परिवर्तन जब भी आंसर आ जाए आप तुरंत ही आंसर लगाएंगे, ह्यूगो डिब्रीज म्यूटेशन थ्योरी दिया था। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, बता चुका हूं आपको, मीठी मटर। अगला, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जोहानसन ने दिया है। और जीन शब्द मैंने आपको सब कुछ चिल्ला चिल्ला बताया है। और ये जो वॉल्डेयर है, वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम का नामकरण किया था, याद रखिएगा, गुणसूत्र का नामकरण, क्रोमोसोम का नामकरण आपका वॉल्डेयर ने किया था। और क्रोमोसोम की बात की जाए तो मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी, मतलब कितना होता है? 46 होता है। खरगोश में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो 44 होता है। आलू में, चिंपैंजी में और तमाकू में, आलू, चिंपैंजी और तमाकू में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होता है? तो 24 जोड़ी, मतलब कि 48 होता है, ठीक है ना। तो 44 2 46, 46 2 48, दोनों बता दिए ना। याद रखिएगा, मनुष्य, खरगोश, आलू, चिंपैंजी और तमाकू से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, क्या लिखा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में, बता चुके हैं। चोर की पहचान की जाती है, क्या लिखा हुआ है? तकनीकों का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? अल्जाइमर रोग, विवादित जनकता, बिल्कुल सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग हम तब करते हैं, है ना, जब मारपीट होती है, किसी का मुंह नोच लिया जाता है, मुंह नोच लिया तो उसके नाखून में आपका खाल आ गई, फिर पता लगाने के लिए चोर, हत्यारे, रेपिस्ट, इन सब का पता लगाने के लिए करते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा विवादित जनकता के लिए। येलो फीवर नहीं होगा। एड्स का जानकारी के लिए हम लोग ब्लैक वेस्टर्न का प्रयोग करते हैं, एड्स की जानकारी के लिए ब्लैक वेस्टर्न का प्रयोग करते हैं। और एलिसा का प्रयोग करते हैं, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंटा ऐसे। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया, जीन के भीतर अनुक्रम, याद रखिएगा, जीन के भीतर, वही क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पीछ रहा है ना। परिवर्तन लिखा है, जीन में परिवर्तन उत्परिवर्तन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? बीज का पीला और हरा रंग, बीज का पीला और हरा रंग, मटर के पौधे की लंबी और बौनी ऊंचाई, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चिकना और खुरदरा तना, ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये नहीं था, बाकी सब है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बता चुका हूं आपको। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज या ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये किताब लिखी है चार्ल्स डार्विन की है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत दिया था आपका डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? अब यहां पर एक सूत्र याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे आपके पेपर में। यदि जीवाणु की बात बताई जाए, जीवाणु, तो जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक है टिंकू, सीडी में, पटाखा, बनी, है, गो, ये हो गया, ये याद कर लीजिएगा बेटा। लाइक कर दीजिए फटाफट, सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से, है ना, जल्दी से 2000 प्लस के आसपास लाइक पहुंचा दीजिए तो मैं आपको ये बढ़ाऊं आगे, जल्दी से, अभी कम लोग जुड़े हुए हैं। 2000 के आसपास लाइक पहुंचा दीजिए जल्दी से, तो मैं आपको ये सूत्र बताऊंगा, फिर जीवाणु से होने वाले सारे रोग आपको याद हो जाएंगे, फिर कभी नहीं। वीर यादव जी नहीं, सबका दिख रहा है भैया, कमेंट सबका दिख रहा है, ठीक है ना।
अनुज कुमार, रोहित राठौर, गुड़िया यादव, शिवानी शुक्ला, रुपेश पांडे, देव ओझा, समिता तिवारी, सोनू मालविया, वसीम सैफी, रमेश प्रजापति। अगर ये सूत्र मैं खोलना चाहता हूं तो एक बार लाइक पहुंचा दीजिए जल्दी से, सभी लोग लाइक पहुंचा दो, शेयर कर दो फटाफट। पंडित का टीक न्यू है, नहीं पूरा बताओ। अब देखिए, जीवाणु से होने वाले सारे रोग आज मैं बता दूंगा आपको, समझिएगा। टी से क्या है? टिटनेस। कू से क्या है? कुष्ठ रोग। सी से क्या है? सिफिलिस। डी से क्या है? डिप्थीरिया। में से क्या है? मेनिंजाइटिस। पा से क्या है? प्लेग। टा से क्या है? टाइफाइड। टा से और भी होता है टीबी, जिसको कहते हैं तपेदिक या क्षय रोग। का से होता है काली खांसी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। बा से होता है बोट्यूलिज्म, श्वसन रोग है, बोट्यूलिज्म। नी से होता है निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। है से होता है हैजा, इसे कहते हैं कॉलरा। और गो से होता है गोनोरिया, जिसको कहते हैं सुजाक, ये गुप्त रोग है। जो सिफिलिस, ये जो सिफिलिस है और जो गोनोरिया है, ये दोनों गुप्त रोग होते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग: टिटनेस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, प्लेग, टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, बोट्यूलिज्म, निमोनिया, हैजा, गोनोरिया। टिटनेस जिसको हम लौकजा भी कहते हैं और धनुष टंकाकार रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग को कहते हैं लेप्रोसी। सिफिलिस, डिप्थीरिया को कहते हैं गलकंठ रोग। मेनिंजाइटिस बता चुके हैं, जीवाणु विषाणु दोनों से हो जाता है। प्लेग पास्चुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड और ट्यूबरकुलेसिस, है ना, टाइफाइड और ट्यूबरकुलेसिस। टाइफाइड जो होता है वो मियादी बुखार इसको कहते हैं, आंतों पर असर पड़ता है, इसके लिए विडॉल टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। और का से जाए काली खांसी, है ना। बा से बोट्यूलिज्म, ये श्वसन रोग है। निमोनिया, है ना, फेफड़े वाला रोग है। हैजा कॉलरा कहते हैं। गोनोरिया ये गुप्त रोग है, सुजाक कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार लाइक किए फिर से कर देंगे तो ठीक है। हाँ, तो आपको देखा, एक तीर से सारे शिकार कर दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 13 रोग आपको बता दिए। जीवाणु से होने वाले 13 रोग आपको बता दिए। इसके अलावा, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अलावा जो भी रोग हो जाए आप याद करिएगा। तो एड्स विषाणु से होता है, क्या लिखा है? जीवाणु से नहीं होता, तो एड्स हो गया। देखो बाकी सब तो मिल ही रहे ना आपको, डिप्थीरिया मिल रहा है, हैजा मिल रहा है, काली खांसी मिल रही है। विषाणु का पूछ रहा है, तो विषाणु का पूछ रहा है, तपेदिक लिखा हुआ है। तपेदिक मैंने आपको बताया बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तो ये आ जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू, पोलियो और बर्ड फ्लू। अब एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। भारत पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में। पाकिस्तान में भी पोलियो के मरीज अभी हैं। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1, इसका है H1N1, है ना। बर्ड मतलब पक्षी, पक्षी छोटा होता है इसलिए 5 खाना पड़ता है ना। स्वाइन फ्लू सुअर बड़ा होता है इसलिए 1 होता है, बस इसे याद कर सकते हो। पोलियो की बात बताई जाए तो पोलियो वायरस से होता है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होता है। पोलियो का अगर टीका की बात की जाए, पोलियो को टीका खोजा था जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका खोजा था जॉन साल्क ने। और मुंह से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप खोजी थी एल्बर्ट सेबिन ने। मुंह से ली जाने वाली जो 5 साल तक मुंह से ली जाती है पोलियो ड्रॉप, उसको खोजा था एल्बर्ट सेबिन ने। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा बता चुके हैं वायरस से होता है, फ्लू। अगला, कौन जीवाणु जनित है? दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली, गंजापन,
ओनिकोमाइकोसिस, ओनिकोमाइकोसिस जिसको कहते हैं नाखूनों का भंगुरपन, ओनिकोमाइकोसिस, अस्थमा, अस्थमा, एथलीट फुट रोग, एथलीट फुट रोग, ये सब आपका किससे होता है? ये सब आपका कवक से होता है। ये सब किससे होता है? कवक से होता है। पूछा है जीवाणु जनित, पूछा है यक्ष्मा जिसको हम लोग तपेदिक के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, ये इज द राइट आंसर है। खिलाड़ी पाव का मतलब है एथलीट फुट, है ना, ये कवक से होता है। अगला कौन सा रोग कवक के कारण होता है? बताया हमने आपको, देख लो। हैजा तो बैक्टीरिया से होता है, पोलियो वायरस से होता है, त्वचा भाई खाज खुजली। जुकाम, जुकाम के वायरस का नाम है मिक्सो वायरस, जुकाम के वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। और अगर ये सर्दी जुकाम लिखा होता, यदि ये सर्दी जुकाम लिखा होता तो आपका आंसर होता था रिनो वायरस, तो आपका आंसर होता रिनो वायरस, तो आपका आंसर होगा वायरस। दाद खाज खुजली कवक से होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है ये। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है? जल जनित का मतलब समझ रहे हो? जल जनित का मतलब क्या है? जो जल में फैलता है, जल जनित रोग है। अरे सबको आता है। 24 ऑफ मार्च टपेडिक डे, है ना, टीबी डे। अच्छा तो बताइए 390 का आंसर क्या है? बहुत आसान सा है। कौन सा रोग ऐसा है जो जल जनित है, मतलब जल से फैलता है? मधुमेह आप जानते हो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अब हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी से होता है, चेचक जो होता है वो वेरिसेला वायरस है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 390 का आंसर सबको पता है कि खराब पानी पीने से आपको हैजा टाइफाइड जैसी बीमारी होती है, ये आंसर है इसका, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवांशिक है? ट्यूबरकुलोसिस आनुवांशिक नहीं होती, पेचिस ये सब नहीं होता, हीमोफीलिया होती है। हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता, स्किन कैंसर, डायबिटीज, ठीक है ना, ये सब आपके क्या है? आनुवांशिक रोग होते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक मतलब कि जो छूने से फैल जाता हो, सबको पता है। 292 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे? संक्रामक, जल्दी बताइए। 292 नंबर का आंसर क्या लगाएंगे? 292 है कि 392 हो? 392 है, ठीक है ना, ये 392 है। हाँ बताइए क्या होगा इसका आंसर? मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से है, गठिया होगा नहीं, छूने से कैंसर होता नहीं है, डिप्थीरिया हो जाएगा, गलकंठ रोग बैक्टीरिया से होता है। हड्डी तोड़ बुखार, इसको हम लोग कहते हैं बोन ब्रेक फीवर, इसको हम लोग क्या, डेंगू, डेंगू जो होता है वह एंडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर से होता है। डेंगू जो है वह एंडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर से होता है। और ये डेंगू है, इसका पहला मामला, डेंगू का पहला मामला भारत में कब आया था? तो आपका आंसर आएगा डेंगू का पहला मामला भारत में 1995 में कलकत्ता में आया था। कलकत्ता से डेंगू फैलना शुरू हुआ था, तो ये होगा आपका डेंगू, है ना। इसमें प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर जाती हैं, इसका आंसर बताइए। डेंगू बुखार में मानव शरीर, अभी मैंने बोला डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर जाती हैं, और सबको पता भी है, आजकल इतना फैला हुआ है, सबको पता भी है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सब वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस सी को जानने के लिए ही अभी हाल में नोबेल पुरस्कार भी मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला पीलिया, पीलिया आपको पता ही है, जॉन्डिस, जॉन्डिस जो होता है यकृत के खराबी से हो जाता है, तो आपका आंसर क्या लगाएंगे? यकृत, ठीक है ना, पीलिया। अगला गलकंड, गलकंड यानी कि आवट्टू ग्रंथि, आवट्टू ग्रंथि मतलब समझ रहे हो? थायराइड ग्लैंड, आवट्टू मतलब थायराइड ग्लैंड, थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो कि एक प्रकार का आयोडीन होता है, ये लो। अब ये अच्छा, जो बच्चा नया जुड़ रहा है वो ये ना सोचे कि अरे यार सर इतनी तेजी पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, ये मत सोचेगा, क्योंकि मैंने ये लास्ट पार्ट चल रहा है बायोलॉजी का, मैंने इतनी बार बोला है ना, पिछले चक्रव्यूह वाली क्लासों में इतनी बार बोला है कि रट गया है बच्चों को, इसलिए मैं तेज करना पड़ रहा है। मसूड़ों से खून आना, विटामिन की कमी है, विटामिन सी, है ना। और गंध आना मसूड़ों से, दांत से गंध आना, तो वो पैरिया होता है। पैरिया एंटी अमीबा जिंजीवेलिस से होता है, जबकि विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, ये स्कॉर्बिक अम्ल। चाय पीते रहिए, खट्टा पदार्थ खाते रहिए, नहीं होगा। मायोपिया, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। और दोष दृष्टि है मतलब आंख से संबंधित होगा,
है ना। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में सही होगा, आंवला, खट्टा पदार्थ खाएंगे हम लोग। अगला, मेरी बेरी की बेर, हाँ, प्रत्यम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधि है, बहुत आसान है, जल्दी बताइए। 401 नंबर, बहुत बार बार क्वेश्चन आता है पेपर में, कुछ क्वेश्चन आपको नए मिले होंगे। तो प्रत्यम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधि है, तो आपका आंसर आएगा आंखों का ड्रॉप है प्रत्यम्ल, ठीक है ना, क्या है, आंखों का ड्रॉप है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया, सॉरी प्रत्यम्ल पूछा है, सॉरी प्रत्यम्ल पूछा ना, प्रत्यम्ल, गलती हो जाती कभी कभी। प्रत्यम्ल में पाया जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जिस भी में पाया जाएगा वो सब पेट दर्द को सही करेंगे। श्वेत फुफ्फुस रोग होता है, बिल्कुल सही है, आसान सा क्वेश्चन है। श्वेत फुफ्फुस रोग किससे होता है, तो श्वेत फुफ्फुस रोग उससे होगा जो व्यक्ति सीमेंट के कारखाने में काम करता होगा। सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है, आपको पता है। यदि चूना ज्यादा, सॉरी चूना कह रहे हैं, हाँ, यदि कैल्शियम में हम लोग जिप्सम क्यों मिलाते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दी जाए कैल्शियम में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ताकि सीमेंट जल्दी ना जमे, यानी देर से जमे इसलिए। और यदि इसमें एल्युमिनियम पाउडर ज्यादा मिला दिया जाएगा तो जल्दी जम जाएगा, है ना। और सीमेंट की खोज की थी 1823 में जोसेफ आस्पडीन ने ब्रिटेन के पोर्टलैंड में, इसलिए पहली सीमेंट होती है पोर्टलैंड सीमेंट, ये होगा इसका आंसर, है ना। और कागज सेल्यूलोज होता है, आपको तो पता ही है पहले से ही। कागज का आविष्कार चाइना ने किया था, जबकि कागज के नोट भी सबसे पहले चाइना ने चलाए थे। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV से होता है, इसको हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस में क्या होता है, RNA DNA में बदलने लगता है। और एड्स के लिए 2 परीक्षण होते हैं। एड्स का पहला मरीज 1981 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया था। युगांडा को एड्स की राजधानी कहा जाता है। और एड्स के लिए सबसे अच्छी दवा है AZT, इसे कहते हैं एजिडोथायमिडीन, ये गलत लिखा हुआ है, इसको कहते हैं एजिडोथायमिडीन, ये सबसे अच्छी दवा है बेटा। अगला, एड्स होता है, सबको पता है, वायरस से होता है। थैलासीमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि निम्न में से किसको प्रभावित करता है, सबको पता है थैलासीमिया किसको प्रभावित करता होगा बेटा, तो आपका आंसर आएगा ब्लड को, ठीक है ना। थैलासीमिया क्या करता है भैया, ब्लड को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया को कहते हैं बेटा ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया को कहते हैं ब्लड कैंसर। समझिएगा ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है, याद रखिएगा, WBC में वृद्धि से, WBC में जब वृद्धि हो जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं में जब वृद्धि हो जाती है तो ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर हो जाता है। इसकी खोज सबसे पहले फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने की थी, इसलिए इस ब्लड कैंसर को हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम लोग इसको फिलाडेल्फिया गुणसूत्र यानी कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बेटा, ब्लड कैंसर इज अ जेनेटिक डिसीज। क्या लिखा हुआ है, कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू द्वारा फैलाया जाता है। पिस्सू जानते हो ना क्या होता है ना, फ्लीज कहते हैं, पिस्सू मतलब होता है फ्लीज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लगाना है आपको, चेचक वायरस से होता है, टिटनेस बैक्टीरिया से होता है, पीला बुखार वायरस से होता है, सन्निपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है इंसुलिन, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरिया होता है, सॉरी क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में पेनिसिलियम नोटाटम नाम के कवक से निकाला था। और एंटीबायोटिक करता क्या, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, ना कि उसको मारता है, ठीक है ना। इसका आंसर लगाएंगे इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन हार्मोन बैटिन बेस्ट ने 1921 में खोजा था। कहां लिखा हुआ है, बैटिन बेस्ट लिखा हुआ है। स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था बेटा, कोशिका सिद्धांत दिया था। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान इन 1838 एंड 39। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की, और रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की। ये बैटिन के साथ साथ कभी कभी बेस्ट भी मिल जाए तो और भी बेहतरीन हो जाता, दोनों लोगों मिलकर खोजा था इंसुलिन हार्मोन। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निद्रालु व्याधि रोग यानी कि इसे कहते हैं हम लोग, हाँ इसे कहते हैं अनिद्रा,
इसे कहते हैं अनिद्रा बीमारी। किससे हो जाती है? तो अनिद्रा बीमारी बेटा सीसी मक्खी से होती है। अनिद्रा जो बीमारी है वो सीसी मक्खी से हो जाती है। सीसी मक्खी जब काट लेती है आपके, तो ट्रिपैनोसोमा आपके शरीर में चला जाता है, जिससे आपको नींद नहीं आती या फिर आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी। तो इसका आंसर लगाएंगे सीसी मक्खी। ये अगला, क्यूलेक्स मच्छर काट लेता है तो हाथी पाँव रोग हो जाता है। आपको पता ही होना चाहिए कौन सी धातु? इटाई। इटाई 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 जो रोग है वो गुर्दे से संबंधित रोग है, किडनी खराब हो जाती है। इटाई इटाई कैडमियम से हो जाता है। किससे होता है बेटा? कैडमियम से होता है। जबकि जो पारे से कौन सा रोग होता है? पारे से मिनीमाता रोग होता है। पारे से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग हो जाता है। ये दोनों रोग जापानी है। इसका आंसर लगाएंगे कैडमियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस बता चुके हैं, मस्तिष्क का रोग है। मेनिंजाइटिस क्या है बेटा? मस्तिष्क का रोग है। राजा राम मोहन राय निपट गए थे इससे। मस्तिष्क के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं मेनिंजिस। अभी मैंने बताया, आज ही क्लास में बताया, तो मस्तिष्क लगा लो। आंसर बढ़ाते हैं आगे। काला ज्वर किससे होता है? आपको तो पता ही है। सीसी मक्खी से क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे बेटा? काला ज्वर। देखो एनाफ्लीज मच्छर तो पता ही है, मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स मच्छर हाथी पाँव रोग है। सीसी मक्खी अनिद्रा इंसोमिया फैलाता है। तो बच्चा क्या है? सिक्टा मक्खी। बच्चा तो यही है ना, सिक्टा मक्खी। एथलीट फुट रोग आपको पता है कवक से होने वाला रोग है। एथलीट फुट रोग, कहां गया कवक? ये लिखा है कवक। अगला, अगर आपसे कह दिया जाए जो कवक निमेटोड्स को खाते हैं, जो कवक निमेटोड्स को खाते हैं उन कवकों को क्या कहते हैं? तो उन कवकों को प्रोसीडियस कहा जाता है। जो कवक निमेटोड्स नाम के कीटाणुओं का या कीड़ों का भक्षण करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोसीडियस कवक कहते हैं। और जो कवक गोबर पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस कहते हैं। जो कवक गोबर पर उगते हैं उन कवकों को क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसने एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? बर्ड फ्लू H5N1 कहां गया? ये लिखा हुआ है। और स्वाइन फ्लू कौन सा है? H1N1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापानी एंसेफेलाइटिस। जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण क्या होता है? जापानी एंसेफेलाइटिस, सबसे पहले जापानी एंसेफेलाइटिस जो होता है वो सुअर से होता है। जापानी एंसेफेलाइटिस जो रोग है वो सुअर से होता है। भारत में सबसे पहले जापानी एंसेफेलाइटिस गोरखपुर में फैला था। तो सबसे ज्यादा सुअर कहां पाए जाते हैं? गोरखपुर में पाए जाते हैं। इसके बाद कहां पाए जाते हैं? इलाहाबाद में पाए जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, तो जापानी एंसेफेलाइटिस गोरखपुर से आया था। और ये वायरस होता है बेटा, कहां है वायरस? लिखा हुआ है वायरस। अगला, मलेरिया किससे संबंधित है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। देखो बेटा, आज मैं आपकी बायोलॉजी समाप्त कर दूंगा। आज मैं आपकी बायोलॉजी समाप्त कर दूंगा। तो बायोलॉजी समाप्त होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरे, है ना, 1 2 3 4 4 पार्ट में सारे क्वेश्चन पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगी, है ना। या फिर आप जब कल जब देखेंगे तो जब एक एक पार्ट पढ़ रहे होंगे इस बायोलॉजी का, तो उसके डिस्क्रिप्शन पर देखिएगा, उसका लिंक लगा होगा पीडीएफ का, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कल से, ठीक है ना। तो आज बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी और अगले टर्न से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ऐसा किसने बताया था? तो ऐसा बताया था रोनाल्ड रास ने। किसने बताया था बेटा? रोनाल्ड रास ने। मादा एनाफिलीज मच्छर में ऐसा क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा प्लाज्मोडियम पाया जाता है। और कौन सा प्लाज्मोडियम पाया जाता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पाया जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरी मत लगा दीजिएगा वरना फेल हो जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है बेटा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सोडियम का प्रयोग, आपको तो पता ही है, जब बीपी लो हो जाता है, बीपी लो होने पर नमक का घोल पिलाते हैं। नमक का घोल जब पिलाते हैं तो यानी NaCl जब पिलाते हैं तो Cl आपके पेट में चला जाता है और बनाता है HCl। और सोडियम हार्ट बीट को बढ़ाता है, ओके। इसलिए नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटाथॉल का प्रयोग करते हैं ताकि हार्ट बीट बढ़ जाए और तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाए और व्यक्ति साफ साफ हमको सच सच बता दे। क्लियर है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाए जाने वाली ऑक्सेंटिक सेल से निकलने वाला अम्ल है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। इसका आंसर क्या लगाएंगे? कहां गया है यार हृदय? ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक कहां लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है चेचक, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? लेप्रोसी जब लेप्रोसिक मतलब होता है कोढ़। लेप्रोसिक मतलब होता है कोढ़। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा? एक बार हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। हमें नहीं पता यार इसका आंसर क्या है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे सब पता होगा। रॉबर्ट कोच हैजे का टीका, रॉबर्ट कोच हैजे का टीका, विलियम रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में
पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया था पेनिसिलियम नोटाटम नाम के कवक से। अच्छा एक ही, हैंसन इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा हैंसेन। ठीक है, क्योंकि 3 हमको आते थे, चौथा आता नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, चेचक होने का कारण क्या है? समझिएगा, चेचक होने का कारण क्या है? स्मॉल पॉक्स, चेचक, या तो वेरियोला होगा या तो वेरिसेला होगा। समझिएगा, यदि आपसे कहा जाए छोटी माता किससे होती है, यदि आपसे कहा जाए छोटी माता किससे होती है तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, और चेचक आपसे कह दिया जाए तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। चेचक कह दिया जाए तो वेरियोला हो जाएगा, और अगर छोटी माता कह दिया जाए तो वेरिसेला हो जाएगा। ठीक है, मिक्सो वायरस जो होता है वो जुकाम का होता है, जुकाम का, और रूबियोला पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित करता है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये एफ्लाटॉक्सिन होता है जो कवक से बनाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन जो जहर है ये कवक से बनाया जाता है, और इस जहर को पशुओं को मारने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर धोखे से मनुष्य खा ले, यदि धोखे से इसको मनुष्य खा ले तो मनुष्य का यकृत यानी लिवर खराब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई मानव का रोग किसी एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जैसे कोरोना है, कोरोना बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। क्या कहते हैं भैया? एपिडेमिक, महामारी। अगला क्वेश्चन क्या है? दोनों क्वेश्चन सेम थे क्या? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है, यदि कोई मानवीय रोग, यानी कि दोनों एक ही थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? आपको तो पता ही है जल जनित रोग कौन सा है, हैजा। क्योंकि चेचक जो है वो वायरस से होता है, वेरियोला, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, टीबी आपका बैक्टीरिया से होता है, और हैजा भी आपका बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेरी नाम के, और तपेदिक को कहते हैं टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो आपको तो पता ही है किस रोग का पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया है। छोटी माता, खसरा, चेचक, कंठमाला। तो खसरा को कहते हैं बेटा मीजल्स, खजरा को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स, है ना। इसको कहते हैं चिकन पॉक्स, इसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स, और कंठमाला तो आप जानते ही हैं। कंठमाला को हम लोग क्या कहते हैं? गले वाले क्या हो जाता है? मम्प्स, मम्प्स। इसको कहते हैं गलसुआ, हिंदी में कहते हैं गलसुआ, है ना। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है यानी कि जो लार ग्रंथियां होती है में सूजन आ जाती है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? हाँ बिल्कुल सही बताया, चेचक, बिल्कुल सही है, चेचक को उन्मूलन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मियादी ज्वर किससे कहते हैं? मियादी बुखार का मतलब होता है टाइफाइड, मियादी बुखार का मतलब होता है टाइफाइड, और टाइफाइड में आपकी आंतों में दर्द होता है, खाना सही से नहीं पच पाता है। तो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है टाइफाइड। और विडाल टेस्ट होता है इसको पता लगाने के लिए, तो किससे होता है? जीवाणु से होता है। लगा होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? काला ज्वर बता चुके हैं, काला ज्वर आपको बता चुके हैं, है ना। काला ज्वर का संबंध किससे होता है? तो 427 का आंसर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। सिकटा मक्खी, सीसी मक्खी से आपका इंसोम्निया हो रहा था। काली मक्खी होगा नहीं, चिचड़ी नहीं होगा। चिचड़ी जो होता है वो पशुओं के अंदर नहीं होता, जैसे किलनी कहते हैं, किलनी, है ना, कुत्तों में हो जाती छोटी छोटी। डेंगू बुखार आप जानते ही हो किससे होता है? एंडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर से होता है। खसरा रोग किससे होता है? मीजल्स खसरा यानी कि विषाणु से होता है। शरीर की किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो मधुमेह अग्नाशय, आपको जानते हैं अग्नाशय के बीटा सेल्स की लैंगरहैंस की द्वीपकों से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। बैटिन बेस्ट ने खोज की थी, ग्लूकोज पर नियंत्रण रखता है। इंसुलिन कम ग्लूकोज ज्यादा तो डायबिटीज कहलाते हैं। इसको हम आंसर क्या लगाएंगे? अग्नाशय। मादा क्यूलेक्स मच्छर, आप जान रहे हो हाथी पांव रोग हो जाएगा। कहां पर क्वेश्चन लिखा हो? निम्न में से किस रोग का वाहक है? फाइलेरिया, फाइलेरिया को हम लोग कहते हैं फील पांव, फाइलेरिया को हम लोग कहते हैं फील पांव या हाथी पांव रोग, फील पांव या हाथी पांव रोग कहते हैं। मैं उतनी देर से चिल्लाते चला आ रहा हूं, लाइक कर दिया बेटा सब लोगों ने, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। रिंगवॉर्म या दाद होता है कवक से, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है? तो वायरस होता है पोलियोमाइलाइटिस, और पोलियो का टीका बनाया था जॉन साल्क ने, इसलिए साल्क वैक्सीन कहते हैं। और मुंह से ली जाने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की थी एल्बर्ट सेबिन ने। प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण, प्रोटीन की कमी से मैरिमस और क्वासरकोर नाम का रोग होता है। मैरिमस और क्वासरकोर, मैरिमस जगह अगर क्वासरकोर लिख देता तो वो भी आंसर होता।
मैरिमस और क्वासरकोर, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको मिलाकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन आपको बता चुके हैं कई बार। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन होता है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, दूध में केसिन प्रोटीन होता है, दाल में प्रोलैमिन प्रोटीन होता है, मक्के में जीन प्रोटीन होता है, मटर में फैसिओलिन प्रोटीन होता है, कपास में गैसोपिन प्रोटीन होता है। बाकी यार तुम जानते हो, है ना, सब बता चुका हूं मैं, बार बार अब नहीं बताऊंगा। अगला, किस तत्व की कमी से घेंगा, आयोडीन घेंगा या ग्वाटर। शरीर के अंदर लौह की कमी से एनीमिया हो जाता है। कहां लिखा है? एनीमिया लिखा है, रक्तहीनता। तपेदिक बैक्टीरिया से होता है। रतौंधी विटामिन ए से होता है। वर्णांता एक अनुवांशिक रोग है, लाल हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता है व्यक्ति। देखो पारे की यदि आपके शरीर में पारा चला जाए, मरकरी चले जाए तो मिनीमाता रोग हो जाता है। कहां लिखा है पारा? ये लिखा है पारा। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, बेटा इसको मिक कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी। लेड अगर आपके शरीर में चला जाएगा तो आपका अस्थमा हो जाएगा। इसीलिए तो बेटा टेट्राएथिल लेड यानी कि एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है ना, उसको बंद कर दिया गया है। तो आप कभी भी पेट्रोल पंप पे जाते हो लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल, क्योंकि सीसा अगर आपके शरीर में चला जाएगा तो आपकी किडनी और आपके फेफड़े पर असर करेगा। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर में श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है, आपको तो पता ही है श्वेत फुफ्फुस रोग। तो सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? ब्लड कैंसर। गलत। अभी मैंने बताया श्वेत फुफ्फुस रोग, क्या कहते हैं भैया? श्वेत फुफ्फुस रोग। तो आप आंसर लगाएंगे साइटोसिलिकोसिस, है ना, इसे कहते हैं श्वेत फुफ्फुस रोग, है ना, फेफड़ा खराब हो जाता है। अगला, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? कीमोथेरेपी, आपको तो पता ही है कीमोथेरेपी क्या होती है ना, गन चलाना, है ना। आगे, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, WBC की वृद्धि से हो जाता है और ये एक आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ल्यूकीमिया। हीमोफीलिया जानते हो, एनीमिया जानते हो, ल्यूकोडर्मा जानते हो। ल्यूकोडर्मा जो होता है ये त्वचा का रोग है, ठीक है। ल्यूकीमिया जानते हो, एक कोशिका, ये एक ब्लड कैंसर है। क्या लिखा हुआ है? अस्थि कोशिका की संख्या में वृद्धि, गलत। प्लेटलेट्स बढ़ जाती, गलत। ब्लड सेल बढ़ जाती, गलत। WBC बढ़ जाती है। मेरे एक एक क्वेश्चन जो मैंने बोला साफ साफ पेपर मिल रहा है, बस 26 क्वेश्चन बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसका बेटा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। घेंगा रोग सही करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, है ना। और जल संतुलन बनाए रखने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। हार्ट बीट के लिए हम लोग सोडियम का प्रयोग करते हैं। BCG बैसिलस कालमाइटिक यूरिन, BCG वैक्सीन किस रोग के लिए होती है? सबको पता है BCG वैक्सीन किस रोग के लिए होती है बेटा, जल्दी बताओ। BCG वैक्सीन किसके लिए होती है? तो आपका आंसर TB के लिए होती है। बैसिलस कालमाइटिक यूरिन। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंटा ऐसे एड्स का पता लगाने के लिए होती है। किसके लिए बेटा? एड्स का पता लगाने के लिए होती है। आवाज आ रही ना सबसे? यही ना, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, बस खत्म हो गया, खत्म हो गई बायोलॉजी। मलेरिया परजीवी आप जानते हैं, अच्छा क्या लिखा? मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पोरोजाइट। अगर आपने हमसे कभी मलेरिया पढ़ा होगा, यदि आपने कभी हमसे मलेरिया पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बता ले जाएंगे कि जब मादा नफलीज मच्छर कोई काटता है, जब काटता है तो जो प्लाज्मोडियम अंदर जाता है तो वो शरीर में क्या बनकर छुप जाता है? तो वो क्या बनकर छुप जाता है, बस यही वो पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन दे दिया है यहां पर, क्या बनकर छुप जाता है, जल्दी बताइए। स्पोरोजाइट। मैंने बोल दिया था पहले ही, बच्चों ने आंसर दे भी रहे हैं उसका। उस पौधे का नाम बताइए जिसका प्रयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है और केवल भारत में पाया जाता है। यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है और यह सिर्फ भारत में पाया जाता है, उस पेड़ का नाम है सर्पगंधा। प्रथम मानव हृदय, सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण, सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1900 आप लोग बताओ इसका आंसर। तो सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसका किसमें किया था? मनुष्य का हृदय निकाला था और सुअर का हृदय डाला था। तो जो सुअर का हृदय है वो मनुष्य के हृदय से मैच करता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और ये कब किया था? तो आपका आंसर आएगा 1967 में किया था। और भारत में ये काम किसने किया था? तो वेणुगोपाल राव ने किया था। भारत में ये काम किसने किया था? तो आपका आंसर आएगा वेणुगोपाल राव ने किया था। मानव गुर्दे में पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होती है और सलजम में चरपराहट, अरबी में कनकनाहट भी कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। सोडियम बेंजोएट को कहते हैं बेंजोइक अम्ल।
सोडियम बेंजोएट को कहते हैं बेंजोइक अम्ल, है ना। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर आएगा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, अधि रक्तस्राव क्या है? अधि रक्तस्राव क्या है? इसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, चोट लगने पर खून का बहता रहना और व्यक्ति की मर जाना, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, वह विज्ञान जिसमें मनुष्य या पशु को शारीरिक शरीर के काट काट को सीखा जाता है। हेमेटोलॉजी, हमें पता नहीं, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है। मुझे बेटा बिल्कुल नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हमको इतना पता है हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में अस्थि का अध्ययन करते हैं, हेप्टोलॉजी आप जानते हैं, एनाटॉमी इज द आंसर, है ना। चिल्ला चिल्ला के खुद ही बता रहा है। अगला, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं। फ्लोरिकल्चर तो फूल हो जाएगा, पोमोलॉजी तो फल हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगी सब्जी अब्जी की, और ओलेरिकल्चर जैतून हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सब्जी पूछा है, हॉर्टिकल्चर इज द राइट आंसर। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण की तरह किया जाता है? कार्डियो लिखा है, कार्डियो मतलब होता है हृदय, एंडो मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक, है ना। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। क्या लिखा हुआ? आंतरिक लिखा हुआ ना, एंडोस्कोपी। लो अगला क्वेश्चन, का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं? हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता, आर्द्रता नापने के लिए। स्पेक्ट्रो मतलब स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। स्टैथो मतलब क्या होता है? देखो, जो जब तो डॉक्टर के पास तो आल्हा होता है, उसके पास ऐसे ऐसे लगा के चेक करता है, ऐसे करके ऐसे कान में लगा के। स्टेथोस्कोप ये ध्वनि के परिवर्तन पर कार्य करता है, तो यही हो जाएगा। डॉक्टर इसका प्रयोग कर रहा है आजकल। अगला क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन बताया था हमने आपको, डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड, और भारत में किसने किया था? तो आपका आंसर आएगा वेणुगोपाल राव। लुई पास्चर रेबीज का टीका बनाया था, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, और हापकिन जानते विटामिन से संबंधित है। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटा नाम के कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में एंटीबायोटिक निकाला था। कहां गया? ये लिखा हो। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किया था। लुई पास्चर रेबीज। आगे, पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी, और किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। किसके खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। वॉक्समैन को स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई थी। क्या बनाई थी बेटा? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा बनाई थी, आपने सुना भी होगा। होम्योपैथी, हां से होम्योपैथी, हां से हनीमैन। कहां लिखा है? हनीमून, हनीमैन ये लिखा है। ये जो लैनक है ना, ये जो लैनक है, सॉरी एक सेकंड, ये जो लैनक है ना, इन्होंने स्टेथोस्कोप बनाया था, इन्होंने ही स्टेथोस्कोप बनाया था। ठीक है। अगला, जीवन के रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसकी तरह सिद्ध किया गया? जीवन के रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसने उत्पन्न किया? मुझे नहीं पता यार, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें, यदि हम लोग ऑप्शन देखें तो एक बार हम लोग कोशिश कर सकते हैं करने की। ठीक है ना। लुई पास्चर होगा नहीं, सॉन्गेर होगा नहीं, अरस्तु सिकंदर का गुरु था, अरस्तु का गुरु था प्लेटो। बायोलॉजी के पिता हैं, जूलॉजी के पिता हैं, जॉन डब्ल्यू मिलर इज द राइट आंसर। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीकी का मतलब समझ रहे हो? प्रतिरक्षण तकनीकी का आप मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? प्रतिरक्षण तकनीकी मतलब चेचक का टीका, टीका वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, है ना। तो प्रतिरक्षण तकनीकी का आविष्कार किया था बेटा एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। लुई पास्चर ने, आपको बता रहे इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के, लुई पास्चर रेबीज का टीका। पास्चुराइजेशन का मतलब क्या है? दूध के बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, खत्म तो नहीं कर पाएगा कोई। पोलियो टीका आप जानते हो, पोलियो टीका खोजा था जॉन साल्क ने, पोलियो का टीका खोजा था जॉन साल्क ने। इंसुलिन का खोजा था बैटिन बेस्ट ने। इंसुलिन क्या है? बैटिन बेस्ट है। रेबीज का लुई पास्चर है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? बिल्कुल सही है, लिखा है, साफ साफ लिखा है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? पहला ही क्वेश्चन होगा वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर सही है, फलों की खेती कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमें नहीं पता, बताओ। ये तो कठिन क्वेश्चन हो गया, ये तो हमें सब सही लग रहे हैं। ये तो हमको सब सही लग रहा है बेटा। फल पोमो है सही है, फसल एग्रो है सही है, फूल फ्लोरी है सही है, सब्जी हॉर्टी, हॉर्टी का होता है बागवानी सब्जी, ये भी सही लग रहा है। बागवानी 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 हमें सबसे लग रहा है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आपका आंसर क्या लगाएंगे इसमें? आप इसका आंसर बताइए, हमें सब सही लग रहे हैं बेटा। 462 का आंसर आप क्या बताएंगे? 462 का ए वाला राइट है। अच्छा, और सी? जो बच्चे नए हैं उनसे एक गुजारिश है कि वो चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें जल्दी से। ओलेरिकल्चर तो बेटा वो जैतून होता है, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे, अगर हमें एक में चुनना है गलत तो इसी को चुनेंगे, अगर चुनेंगे, वरना हमें तो सब सही है। यूपी पीछे 2015। एर्नियोलॉजी बहुत आसान है, मकड़ी का अध्ययन। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी हो जाता। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? पक्षी का है। कीटों का अध्ययन एंटाइमोलॉजी। एपीकल्चर कहते हैं इसे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लाइक कर दीजिए सब लोग, जितने ज्यादा लोग लाइव हैं, लेकिन लाइक उतने नहीं है जितने लाइव हैं। ऐसा क्यों? बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भैया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। बायोलॉजी कि हम लोग ने देखो 75 क्वेश्चन चक्रव्यूह नंबर 3 तक पढ़ लिए थे, फिर 466 क्वेश्चन हमने फिर अगले लूसेंट में पढ़ा दिए हैं 4 पार्ट में, मतलब 7 पार्ट में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? 6 5 11, 7 6 13, 1 14 और 4 1 5, मतलब कि 7 पार्ट में हम लोगों ने बायोलॉजी के 541 क्वेश्चन पढ़े हैं। मतलब हम लोगों को अब है ना लगभग 459 क्वेश्चन और पढ़ने हैं बायोलॉजी के। मैंने आपसे कहा था मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा बायोलॉजी के, मैंने आपसे कहा था ना, वादा किया था कि 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बायोलॉजी के। तो अभी मैंने 7 पार्ट में 541 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने आपकी लूसेंट वाली बायोलॉजी आपके कहने पर कंप्लीट कर दी है। तो अब कोई दूसरी किताब उठाएंगे, चाहे परीक्षा वाली उठा लें या कोई भी किताब उठा ले, जो आप कहेंगे उस किताब को मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, क्लियर है भैया? अच्छा, वंदना सिंह जी आपने पहली बार वीडियो देखा है, लाइक कर दिया भैया सब लोगों ने लाइक कर दिया। जल्दी देख लीजिए भैया, सब लोगों ने लाइक कर दिया। अभी है नहीं, अभी 2000 लाइक नहीं पहुंचे हैं, लोग ज्यादा हैं लेकिन लाइक ज्यादा नहीं है। ओलेरी कल्चर बेटा, ओलेरी कल्चर में बताया ना, ओलाइव से होता है। ओलाइव मतलब होता है जैतून, लत्तीदार पौधे नहीं होंगे, है ना। ओलेरी कल्चर में ओलाइव आ जाएगा। हाँ, सब्जियों को उत्पादन कह सकते हो, ठीक है ना। ओलेरी कल्चर में, ओलेरी कल्चर को वैसे हिंदी में कहा जाता है शाकीय विज्ञान, ठीक है ना। और हॉर्टिकल्चर को कहते हैं बागवानी, ठीक है। जल्दी कर दो बेटा। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पीडिया। पीडिया मतलब होता है शिशु, है ना, शिशु रोग से संबंधित है पीडिया। पीडिया शोर कहते हैं ना, एक ऐड भी आता है पीडिया शोर, है ना, बच्चों के लिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है? गाय 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 हमारी माता है,
और हमको सब कुछ आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो आपका आंसर आएगा होल्स्टाइन फ्रीजियन। होल्स्टाइन फ्रीजियन। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का नाम है होल्स्टाइन फ्रीजियन, जो कि हॉलैंड और फ्रांस इन दोनों देशों ने मिलकर बनाई है, यानी कि ये क्लोन है एक प्रकार से। और गाय की गर्भावधि उतनी होती है जितने की गाय को माता कहते हैं ना, तो जितनी माता की गर्भावधि होती है एक माँ की होती है, उसी की गाय की भी होती है। जैसा अनुकूल प्रभाव पड़ता है किसी एक माता के ऊपर, वैसे गाय के ऊपर भी पड़ता है। तो सेम होगा, मतलब कितना? 9 महीना। 9 महीने मतलब क्या है? 9 त्रिक 27, यानी कि 270 से 280 दिन इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसीलिए मतलब ओलेरी कल्चर सही है बेटा। ओलेरी कल्चर मतलब साकी विज्ञान होता है, सब्जियों का अध्ययन कह सकते हैं। ठीक है सर, आपने साइंस की पूरी थ्योरी पढ़ा दी है, तो अब तो कभी गलत नहीं करोगे ना? अब तो कभी गलत नहीं करोगे ना बेटा? अब तो ये भी गलत नहीं करोगे, गाय हमारी माता है, जितना माता का गर्भावस्था होगा उतना ही गर्भकाल गाय का होगा। तो हम लोगों ने लूसेंट को फाइनली समाप्त किया। हम लोगों ने लूसेंट को फाइनली समाप्त किया। क्लियर है? तो अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट बेल आइकन पर प्रेस कर दो, लाल बटन दबा दो जल्दी से। और बहुत सभी का धन्यवाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ बेटा, मुर्रा, गरिमा, लालिमा, पूर्णिमा ये भैंस है। ये भैंस है बेटा, भैंस। ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चक्रव्यूह के साथ। बायोलॉजी की क्लास को ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। खलनायक क्या लिख रहा है? हमें क्या पता क्या लिख रहा है। मैं आपका बहुत पुराना छात्र हूँ, सिलेक्शन भी हो गया। अजय चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, खुश रहिए। हम चाहते हैं और आगे बढ़िए। और कुछ बेटा, सब लोगों ने लाइक कर दिया हो तो फटाफट लाइक कर दो। गुजारिश है, निवेदन है, जैसा मान लो। और सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से पीडीएफ मिल जाया करेगी आप लोगों को, है ना? सर्च कीजिए, आ जाएगा टेलीग्राम। ओके, तो एक बार मैं नाम ले लेता हूं सबका। अरविंद साहू, अमित कुमार, रोहित राठौर, आशुतोष मिश्रा, वीरेंद्र कुमार, सोनी तिवारी। अच्छा बेटा, हो सके तो इसको उन क्लासों तक पहुंचाइए। आपसे गुजारिश है मेरी कि इस क्लास को, जो मेरी क्लास होती है, इनको उन क्लासों तक पहुंचाइए जहां पर बहुत भीड़ लगती है, जहां पर इतनी भीड़ लगती है ना। लेकिन हम लोग के अंदर क्या है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे काफिले होते हैं। तो वो भीड़ कैसे अपने पास आएगी, ये सोचिए जरा सा, है ना। वो जो गुमराह हो रहे हैं बच्चे, उनको कैसे सीधे रास्ते पर लाया जाएगा, हम लोग मिलकर ही ला सकते हैं। क्या बोलते हो? इससे हमारा भी काम, आपका भी काम, हमारा भी नाम, आपका भी नाम, सबका नाम, है ना। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बोलते हो? तो आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकता हूं, आप ही कर सकते हैं। कैसे किसी को कहां से खींचकर एकदम से हमारे चैनल पे पटकाया जाए, ये एक बार आप लोग करिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सर, ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बायोलॉजी कब तक चलेगी? बस 2-3 क्लास और चलेगी। हमने आपको बताया 2-3 क्लास चल रही है बस बायोलॉजी की। जैसे कि आपको बताया हमने आपको कि आज 7 पार्ट हो गए हैं बायोलॉजी के, जिसमें आपकी बायोलॉजी का लूसेंट भी समाप्त हो गया है। बाकी 75 क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्लास में पहले करा दिए थे। कहने के लिए 541 क्वेश्चन है, करवाए तो हमने कम से कम 5410 होंगे। इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए। करवाए तो हमने इससे भी ज्यादा होंगे, इससे भी ज्यादा। और आप विश्वास माने, एक एक क्वेश्चन में मैंने पूरी पूरी थ्योरी बता दी है आपको। अरे हाँ कि ना? तो अब देखते हैं कल अगली कोई किताब लाई जाएगी और उसके बाद उस पर चलाया जाएगा। ठीक है रुपेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कन्वर्ट करने के लिए हमारे चैनल पे। ठीक है, तो डेली 9:30 बजे मिलेंगे। कल फिर 9:30 बजे मिलेंगे, परसों फिर 9:30 बजे मिलेंगे, परसों फिर 9:30 बजे मिलेंगे। जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर किसी भी तरीके से, फटाफट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। कितनी जल्दी आप करा सकते हैं, बस ये देखते हैं। ठीक है, अच्छा चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।